हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक लॉ है। लेकिन ये जो बेसिक लॉ है केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा है ना, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे हैं या फिर कंपाउंड मिलके कुछ अलग कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो रहा है ना, वो जो भी रिएक्शन है वो इसी लॉ के हिसाब से होता है। सर नहीं समझ में आया? अरे बैठे देखो, जब मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है सर, क्या है? बोलो भाई, जोर से बोलो सर। रिएक्शन सर, है ना। और रिएक्शन को मैं शॉर्टकट में RNX लिखूंगा, ये तुम लोग समझ जाना, ठीक है सर। सर केमिस्ट्री बोलते ही रिएक्शन समझ में आता है सर। रिएक्शन मानिए सर, रिएक्शन मतलब वही सर, कुछ सब्सटेंस है ना, कुछ सब्सटेंस वन है ना, वो कुछ कर करके है ना, शायद हीट होके, शायद इलेक्ट्रिसिटी पास करा के वो कुछ अलग ही बन जाता है सर, सब्सटेंस 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, बनता होगा, क्या ही दिक्कत है, बनता होगा नहीं रे भाइयों, बनता ही है। ठीक है सर, तो ये जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं, है ना। क्यों ना बोले सर, रिएक्ट होके ही कुछ बन रहा होगा सर, है ना, रिएक्शन। और ये रिएक्शन है ना, ऐसे ही मुंह धो के नहीं हो जाता है, कुछ रूल के हिसाब से होता है। दिस डज नॉट हैपन रैंडमली, ठीक है। ये होता है कुछ रूल के हिसाब से, ये होता है कुछ लॉ के हिसाब से। दिस हैपन या फिर ऑकर फॉलोइंग सम रूल, फॉलोइंग सम लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं रूल। ठीक है सर, और ये जो लॉ और रूल है ना भाई, यही जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है बैठे। सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन सर। रिएक्शन केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही तो पढ़ना है सर, है ना। और ये जो है रैंडमली नहीं होता है, ये होता है कुछ रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। और वही लॉ को हम बोल देते हैं, हम लोग नहीं, साइंटिस्ट ने बोला सर, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में है, उसमें कुछ लॉ हमको पढ़ना है सर। सर एक लॉ है सर, फर्स्ट वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हमें सीखना है, ठीक है। दूसरा क्या सीखना है हमको सर? दूसरा हमको सीखना है लॉ ऑफ, है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। और तीसरा जो है हमको सीखना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीन लॉ तो हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। और चौथा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है सर। सर और लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट वाला बताइए सर, तब मजा आएगा सर। लास्ट वाला जो है वो है 5वां नंबर का, उसको बोलते हैं गैलुसेक लॉ, है ना। सर इसको येलो कलर में काहे लिखे? रीजन है भाई, रीजन है ना। ये जो गैलुसेक लॉ है ये बेसिकली गैसेस के लिए है, और ये वॉल्यूम में कुछ डील करता है, ठीक है, डील्स इन वॉल्यूम। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, डील्स इन वॉल्यूम। इसमें हम लोग वॉल्यूम का रेशियो देखते हैं गैलुसेक लॉ में। बाकी जो व्हाइट में लिखा हुआ है उसमें हम लोग रेशियो देखते हैं मास में, ठीक है। जो मास का रेशियो होता है वो कुछ प्रोपोर्शन में हो रहा होता है होल नंबर के। तो ये जो है वो मास में डील करता है। वो ये जो येलो वाला मैंने बनाया गैलुसेक लॉ, वो बेसिकली गैस के लिए है और गैस में ही फॉलो होता है, और वो डील्स करता है वॉल्यूम में, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो आस्ते आस्ते करके पांचों लॉ हम लोग को आना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अगर तुमको लगा सर
क्यों ही पढ़े सर, ये जो है फालतू का चीज़ें है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अरे भाई यही है जो केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री मतलब क्या, रिएक्शन, रिएक्शन वगैरह सीखना है हमको। और अगर तुमको यही नहीं आता है तो केमिस्ट्री काहे पढ़ रहे हो, है ना, तब तो छोड़ दो भाई। नहीं सर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है सर जी? इसमें जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा होता, चलो लिख लेते पहले। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कुछ फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, द मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to the mass of product, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब सर, मतलब अगर कुछ सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है सर, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो बराबर होएगा प्रोडक्ट ऑफ मास का, मास ऑफ प्रोडक्ट का बराबर। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कहीं पर गायब नहीं हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 5 kg आटा लूँ, आटा आता है ना भाई तुमको, व्हीट, तो उसका मैं अगर रोटी बनाऊं तो पूरा रोटी होएगा ऐसे कर से। 5 kg आटा और उसमें पानी मिला के रोटी बनता है, या फिर बोल दो कि जो डो है, चलो रोटी बोलते हैं। तो ये जो वेट है और इसका जो वेट है वो बराबर होना चाहिए सर। मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है उसका जो टोटल वेट होएगा वो बराबर होना चाहिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वेट से, ठीक है। चलो, तो वही है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं सर। सर जैसे कि मेरे पास A प्लस बी है, तो मिलके जो है C प्लस डी बना रहा है सर, है ना। A प्लस बी क्या है भाई? U, जो इधर में लिखा जाता है ना वो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। ये जो है सर वो रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्ट हो रहा है, और ये बन रहा है सर इधर में प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सर, जब कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो ना भाई, अरे भाई जब कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज हो रहा हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर होएगा किससे? मास ऑफ प्रोडक्ट से सर। मतलब अगर हम यहां पर मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको सर? मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। इसको या फिर हम और शॉर्टकट में लिख सकते हैं सर, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ, अरे यार इधर में रिएक्टेंट होएगा ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या तुम्हें इतना समझ में आया भैया? हाँ सर समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया, इतना दिमाग तो है सर, ठीक है ठीक है। लेकिन देखो एज ये जो है ये बहुत बेसिक है, क्लास 10 लेवल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो 11 में होता है ना, तो हमको थोड़ा सा एडवांस लेवल में आना चाहिए इसको समझने का। तो इसको थोड़ा सा मैं घुमा के दे देता हूँ, क्या तुमको समझ में आएगा कि नहीं समझना, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर मैं कुछ रिएक्टेंट लूँ, ध्यान से सुनना भाई, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, ये बच्चा लेवल है, ठीक है। अगर मैं कुछ रिएक्टेंट लूँ, हाँ सर आपने लिया, और मैं इसको रिएक्ट करा दूँ, तो क्या पूरा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा? ऐसा कंपलसरी है क्या सर? नहीं सर, कुछ बन जाएगा, शायद कुछ बच भी जाए। समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, तो अगर मैं 4 लेके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं जो है थोड़ा सा आसान, तुमको आसान कराने के लिए एक चीज़ लिख रहा हूँ, बोलना तुमको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। देखो ए है, बना रहा है बी, तो ये कौन है सर? रिएक्टेंट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कौन है? प्रोडक्ट, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो अगर मैं लूँ 10 ग्राम ऑफ ए, ठीक है, ये टाइम इक्वल्स टू 0 है। 10 ग्राम ऑफ ए कितना टाइम में? टाइम इक्वल्स टू 0 में।
इसको मिटा देता हूँ, ठीक है सर। टाइम इक्वल्स टू 0 में ए क्या है 10 ग्राम, और प्रोडक्ट कितना होगा, नहीं होगा, अरे कुछ रिएक्ट ही नहीं हुआ है, टाइम 0 है, मतलब अब रिएक्शन चालू होने वाला है, समझ में आया। टाइम इक्वल्स टू 0 में रिएक्टेंट जो है वो 10 ग्राम, प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं है सर, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद, टाइम इक्वल्स टू टी, है ना, कुछ टाइम बाद, टाइम लिख देता हूं, टाइम इक्वल्स टू टी, मतलब कुछ टाइम बाद ये रिएक्ट हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा, मान लो ये हो गया 6 ग्राम, ठीक है सर। मतलब रिएक्टेंट जो है वो कम होने लग गया है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन चालू हो गया, ठीक है सर। तो बताओ ये प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा, बताओ ये जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। सर ये 10 ग्राम था, ये 6 ग्राम हो गया, मतलब कितना ग्राम रिएक्ट हो गया है सर, 4 ग्राम, 4 ग्राम चला गया उधर, तो इधर 4 ग्राम बनेगा। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो यहां पर देखो, इस केस में, इस कंडीशन में मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है सर, मास ऑफ रिएक्टेंट है 10 ग्राम और मास ऑफ प्रोडक्ट है 0। तो अगर इसको हम ऐड कर ले जाएं तो टोटल मास कितना निकल के आ रहा है, 10 ग्राम। हाँ सर, और इस कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में, ये वाला कंडीशन में सर, ये वाला कंडीशन में मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट वो कितना है बैठे सर, मास ऑफ रिएक्टेंट है 6 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट है 4 ग्राम, और ये जो टोटल निकल के आएगा सर वो भी 10 ग्राम, ठीक है सर। अब थोड़ा और मूव करो सर, अगर थोड़ा टाइम बाद, है ना, टाइम इक्वल्स टू टी डैश, मतलब 0 टाइम, मतलब एकदम स्टार्टिंग में, कुछ टाइम बाद और फिर कुछ टाइम बाद, ये कितना हो जाएगा सर, मान लीजिए 2 ग्राम हो गया सर, तो उधर में कितना होएगा, आइडिया लगाओ सर। ये 2 ग्राम है, तो पहले 10 था, 2 ग्राम हो गया, तो यहां पर कितना होना चाहिए सर, यहां पर होएगा 8 ग्राम। अरे हाँ कि ना बेटे सर, क्योंकि ये वाला कंडीशन में भी मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बताओ, मास, शॉर्टकट में लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट 2 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट 8 ग्राम, और जो टोटल बन के निकलेगा वो कितना बन के निकलेगा, 10 ग्राम। तो यहां पर तुमको क्या समझ में आ रहा है बताओ सर, हमको ये बार बार देखने को मिल रहा है सर, ये 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो ये हमको बार बार देखने को मिल रहा है, मतलब हर स्टेज में जो टोटल मास है वो कंजर्व है सर, है ना, ये समझ में आया भाई। टोटल मास जो है वो कंजर्व है, 10 10 10, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा तुमको समझना है सर, किसी भी स्टेज में हो सर, अगर उस स्टेज का हम जो है टोटल मास करेंगे तो वो टोटल मास निकल के आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट के सम में, ठीक है। तो देखो इसको हम नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन अ रिएक्शन, मतलब कोई भी एक रिएक्शन हो इन डिफरेंट टाइम, मतलब कोई भी एक रिएक्शन हो और अलग अलग टाइम हो सर, है ना, द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट will remain constant, will remain constant, मतलब ना ही हमको मास, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इंक्रीज या फिर डिक्रीज देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज, there is no increase or decrease in the total mass of reactant and product। देखो अगर तुम्हें ये सेंटेंस समझ में आ गया मतलब मेरा जिंदगी सफल हो गया भाइयों, ये क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, वो लोग को बस यही आता है
कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट वो बराबर होएगा मास ऑफ प्रोडक्ट का। जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं तो सब स्टूडेंट को खाली एक ही चीज दिमाग में आता है, वो है मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, क्योंकि यही उसने सीखा है क्लास 10 में। ज्यादा सोचने का पावर ही नहीं है अभी उसका, है ना। और जब मैं इसको ये सिखाऊंगा कि हाँ सर देखिए सर टाइम इक्वल्स टू 0 है, रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, रिएक्टेंट 10 ये 0, क्योंकि चालू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा सर। कुछ टाइम बाद ये 6 हो जाएगा तो वो 4, फिर कुछ टाइम बाद ये 2 हो जाएगा तो ये 8। एक चीज हमको देखने को मिल रहा है सर, हर टाइम के कंडीशन में ये 10 ग्राम हो जा रहा है सर। देखिए इधर में भी 10 ग्राम हो जा रहा है और इस केस में भी 10 ग्राम हो जा रहा है। मतलब टोटल मास ऑफ, इसको ऐड करने पर, हाँ 6 + 4 है ना, 2 + 8, 10 + 0, तो टोटल मास, अरे सम ऑफ, अरे यार ओ भाइयों, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 10, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट 10, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट 10, तो हमेशा 10 हो जा रहा है। तो वही तो यहाँ पर लिखा ना, इन अ रिएक्शन इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में हमको क्या देखने को मिल रहा है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, वो बराबर रहता है भाइयों। और इसी को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ लिखा कि हमको ना ही इंक्रीज देखने को मिलता है ना ही डिक्रीज देखने को मिलता है, किसमें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, वो तो हमेशा 10 ही हो जा रहा था। क्या ये सेंटेंस तुमको समझ में आया? ठीक है, चलो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, ठीक है बेटा, ओ बैठे। बहुत लोगों को भाई पसीना छूट जाता है ये याद करते मतलब समझते, याद तो कर ही लेते हैं कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अलग अलग टाइम में सेम होता है। ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, फिर तुमको नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि तुमको तो ये पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देगा तो तुमको आएगा, ये कॉन्सेप्ट से देगा फिर तो तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट लाऊंगा क्वेश्चन का, लेकिन वो एक बार खत्म होने के बाद। ठीक है सर जी, चलो सर उसके बाद क्या सीखना है, देखो सर ओ भाइयों, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि सर यहाँ पर ना ही हमको इंक्रीज देखने को मिलता है, देयर इज नो, ये नो है, हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, देयरफॉर दिस लॉ इज ऑल्सो known as indestructible law of, या फिर law of indestructible matter। इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर इसका दूसरा नाम है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रह जाए तो टिक मारने में इजी होता है। मतलब मास जो है इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब डिस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता है मास, है ना। मास खाली क्या हो सकता है, मास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, बस यही, ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन हाँ एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो अब देखते हैं इसका कुछ लिमिटेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये भी तुमको आता है, क्लास 10 में किया हुआ है ये। देखो जब मैं बोलता हूं ना भाई, जब मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब क्या है सर, मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन क्या है, आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसने ये बताया था कि मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल है, मास एंड एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, किसने बोला था सर? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या है सर? मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल,
हेलो भाइयों, अरे यार ये सीखा था कि नहीं सर? हाँ, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन सर, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर हमको ये बोला जाता है सर कि ये जो एनर्जी एंड मास है सर, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है भाई। ठीक है, हाँ सर। ये किसने बताया सर? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया सर कि जो है मास एंड एनर्जी वो है कन्वर्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन सर, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन सर जो हम ऑर्डिनरी रिएक्शन करते हैं ना, बट इन ऑर्डिनरी रिएक्शन, दिख रहा है क्या? बट इन ऑर्डिनरी रिएक्शन, ऑर्डिनरी रिएक्शन मतलब सर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है सर, है ना। इन ऑर्डिनरी रिएक्शन क्या होता है सर? जो एनर्जी निकल के आता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज वेरी लेस सर, वेरी लेस। यार कुछ रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल A प्लस बी मिलके क्या बना सर? A प्लस बी मिलके C प्लस डी बन गया शायद, चलो C प्लस डी, और कुछ एनर्जी शायद निकल गया, है ना। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब हम CaO में वाटर मिक्स करते हैं तो ये बनता है CaOH2, और इसके साथ सर हीट भी निकलता है सर, है ना। लेकिन ये जो हीट है वो उतना डेंजरस, एकदम तबाही कर देने वाला, एटम बम वाला ही नहीं होता है सर, है ना। मतलब लिस्ट होता है, लेस एनर्जी होता है। ये ऐसा एनर्जी नहीं है कि सर एकदम से बम फट जाए सर, एकदम तबाही हो जाए, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है ना। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल के आया, हीट निकल के आया, वो लेस होता है ना। तो हम क्या करते हैं, तो इसका जो मास है और इसका जो मास है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसके मास के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये हो गया ऑर्डिनरी रिएक्शन, ये हो गया आम जिंदगी। अरे समझ में आया भाई? ऑर्डिनरी रिएक्शन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है ना सर, वो वेरी लेस है सर, वेरी लेस। जैसे कि A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना और कुछ एनर्जी निकला सर, है ना। और ये जो एनर्जी है वो एकदम से बहुत डेंजर नहीं होता, लेस होता है। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो है बहुत लेस है। तो हम ये बोल सकते हैं सर, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B जो मिलके बनेगा सर, वो मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D के बराबर होगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत लेस है ना। लेकिन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन में, कौन सा रिएक्शन भाई? न्यूक्लियर रिएक्शन में ठीक है सर, न्यूक्लियर रिएक्शन में सर, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत हाई होता है। अरे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे न्यूक्लियाई क्लास 10 में? हाँ सर, एटम बम बना था इस लॉ से, इस लॉ बोल दिया भाई, ये रिएक्शन से एटम बम का थ्योरी बनता है सर, है ना। इस लॉ से जो है, फिर से लॉ बोलने, इस रिएक्शन से सर सन में एनर्जी आता है सर, है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो है वो बहुत हाई होता है, हाई नहीं हम बोल सकते, वेरी हाई होता है। ठीक है सर, वेरी हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, मान लो A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना और कुछ एनर्जी निकला। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है तो ये जो होगा ना बैठे, वो बहुत हाई होगा। और ये जो एनर्जी निकला है वो कहां से निकला है सर? यही जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हेलो, तो यही जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यहां पर भी यही जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, यहां पर मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B जो है वो बराबर नहीं होएगा मास ऑफ अरे ये क्या कर दिया,
मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, ये बराबर नहीं होएगा सर। काहे? क्योंकि कुछ मास जो है ना भाई वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं बहुत, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी रिलीज हुआ है। ठीक है, ठीक है भाइयों, ठीक है। हाँ सर, तो हमको ये देखने को मिल सकता है इस केस में कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी है वो ज्यादा है मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी से, क्योंकि बहुत सारा इसका जो मास है वो एनर्जी में निकल गया है, इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, वो एनर्जी कहां गया? वो एनर्जी में चला गया। इसका बहुत सारा मास जो है वो एनर्जी में चला गया, इसको नहीं मिला, तो ये ज्यादा होएगा, ये कम। क्या ये दिमाग में ठमका कि नहीं ठमका भाइयों? ठीक है सर, चमका। ठीक है सर, चमका बहुत ही मजेदार तरीके से सर, है ना। तो ये है एक लिमिटेशन। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ऑर्डिनरी रिएक्शन में तो होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड इन ऑर्डिनरी रिएक्शन, मतलब इसमें काम करता है। ठीक है, ऑर्डिनरी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। वेरल्स इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट होल्ड गुड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अरे यार, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम नहीं करता, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। सर क्या मॉडिफाई कर दिया बताइए? तो देखो इसको करते हैं, पहले एक पेज ऐड कर लूं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा टॉपिक बन जा रहा है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो जब मैं पढ़ाता हूं ना तो ऐसा लगता है कि काहे ना क्यों थोड़ा सा डीप में चला जाए, एक ही बार तो पढ़ना है ना, वापस आके फिर से एकदम बेसिक से तो स्टार्ट नहीं करोगे, पढ़ोगे एक ही बार, उसके बाद जो है फिर पेज पलटाना है और जो इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लेना है। अगर मैं खाली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कराता जाऊं तो फिर उससे भी फिल्टर हो जाएगा और बहुत कम इंपॉर्टेंट बचेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो तुम उसको पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें उसे फिल्टर आउट करना है कि हाँ ये सर ने पढ़ाया मुझे याद है। अरे ऐसे फालतू का चीज़ तो तुमको याद हो जाएगा ना, बहुत बेसिक है। हाँ सर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तुमको याद नहीं हो रहा है उसको मल्टीपल रिविजन करोगे, है ना। तो पढ़ाना मुझे एक ही बार में है, तो मैं चाहता हूं कि एकदम से डीप में जाके पढ़ाया जाए, पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद खाली रिवाइज करना है। ठीक है, चलो। तो मॉडिफिकेशन में क्या बन गया, उसका नाम हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। देखो कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होएगा सर कि हम काहे पढ़े इतना, अगर नहीं आता है तो आता है, लेकिन है देखो आता है नहीं आता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या तुमको आता है ये बेसिक चीज? अगर तुम बाहर जाके बोलोगे कि हाँ भाई हम तो बहुत ही डेंजरस मार्क्स लेके आए केमिस्ट्री में, अगर तुम्हें कोई बेसिक सा पूछ ले केमिस्ट्री का बेसिक कि बताओ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, तो तुम नहीं सकोगे, तो तुम क्या ही केमिस्ट्री पढ़े हो तुम, है ना। और पढ़ना तो ये एक ही बार में है, अगले बार में तुमको बस देखना है ना, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, काहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी लिखे? क्योंकि अभी तुमने देखा ना, क्योंकि अभी तुमने देखा कि सर मास ऑफ ए, अरे बेटू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी से नहीं इक्वल हो रहा था। अगर हम इसमें एनर्जी भी ऐड कर लेते तो इक्वल हो जाता। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एनर्जी को भी इंक्लूड करना चालू किया आफ्टर दी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन जी का। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, according to law of conservation of mass and energy,
टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, या फिर सेम बोल लो, रिमेन सेम और कांस्टेंट। अब इसको भी मैं अगर एक्सप्लेन कर ले जाऊं तो तुम तो शायद उल्टी ही कर लोगे, सर क्या ही बोल रहे सर, बस कीजिए सर जी, इतना काफ़ी है अभी के लिए। ऐसा ही है क्या? चलो ठीक है, तो हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ। मैंने जितना भी एंगल, जितना भी एस्पेक्ट है वो बता दिया। कितना मिनट हो गया भाई? वो 30 मिनट ही लग गया भाई। चलो आगे भी करते हैं, 2-3 अगर हो जाए तो ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो है जोसेफ प्राउस्ट का है। और ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ प्राउस्ट लॉ क्या है, तो इसको प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, प्राउस्ट लॉ भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, ये वर्ड प्राउट्स। तो जब भी प्राउट्स आए मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। सर काहे इंपॉर्टेंट? आता है भाई, आया है इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। चलो सर ये लॉ क्या बोलते हैं एक बार समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन लिखिए कि समझ ले? चलो समझ ले, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है सर जी? अब प्योर केमिकल, देखो ये तो मैं लंबा करने के लिए लिखा हुआ है कि नहीं, बताओ है कि नहीं, बताओ साफ साफ बताओ, मेरे दिल की बात बताओ भाई। ये जो सर आपने लिखा है ना सर, ये तो फाकीबाजी है सर, आप लंबा करने के लिए लिख रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ये लंबा करने के लिए लिखा, और ये मत सोचना कि सर इतना ज्यादा लंबा सर, ठीक है। तो ये तो मैंने लंबा करने के लिए लिखा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड contain सेम एलिमेंट्स। देखो ध्यान सुनो, अब प्योर केमिकल कंपाउंड, एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या करता है, एक ही सेम एलिमेंट कंटेन करता है, कहीं से भी लेके आओ, इरेस्पेक्टिव, अरे यार स्पेलिंग क्या है irrespective of its source or method of preparation, है ना, combined together in definite proportion इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। चलो सर ये अब देखो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मैं पहले से डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट जो है वो लिख के आऊँ और यहाँ पर सिर्फ रीडिंग मार के तुमको समझा दूँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे करके पूरा डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँ, या फिर जो भी स्टेटमेंट है बताना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत टीचर जो है पहले लिख के लाते हैं और जो है ऊपर से पढ़ देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है जल्दी जल्दी जो है ज़्यादा कवर हो जाता है गिवन टाइम में। लेकिन अगर मैं ऐसे करके डेफिनेशन लिखूंगा, है ना, अपने हाथों से तुमको हर वर्ड लिख के मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो बताना मेरे को कि क्या सही अप्रोच होएगा कि मैं पहले से यहाँ पर स्टेटमेंट लेके आऊँ और यहाँ रख के तुमको रीडिंग मार के समझा दूँ कि क्या लिखा है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे करके लिखूँ और फिर हो अपना काम, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आपने लिखा क्या है बताइए, देखो क्या लिखा है थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये जो लिखा है वो तो लंबा करने के लिए लिखा है, इसमें क्या ही समझाना है, यहाँ से समझाना है। अब प्योर केमिकल कंपाउंड, अगर मैं प्योर केमिकल कंपाउंड लेके आऊँ, ठीक है सर, ये एक कंपाउंड है, कंटेन सेम एलिमेंट, मतलब इसके अंदर जो है वो सेम एलिमेंट होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओहो सर जी, अगर जो है मैं वाटर लेके आऊँ, ये क्या है सर जी, वाटर, ये सोर्स ए से है,
मान लो ये मैंने टैप से लेके आया, टैप समझते हो, नल का सर, आपने पानी लेके आया कहाँ से, नलके से सर, ठीक है। अगर मैं फिर से वाटर लेके आऊं, लेकिन सोर्स दूसरा है, ये भी वाटर है लेकिन इसका सोर्स जो है वो अलग है, सोर्स बी, मान लो ये रिवर से लेके आया, और ये समझ लो कि ये दोनों ही प्योर है, मैंने प्योर करके लाया, ठीक है, ये भी प्योर है और ये भी प्योर, ठीक है सर। तो ये भी पानी, ये भी पानी, देखो मैंने H2O लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पानी में खाली 2 H और 2 O होगा, ठीक है। देखो अगर मैं एक ग्लास में पानी लेके आऊंगा, ये जो है वो ए टैप का है और ये ग्लास में जो है वो किसका है, रिवर का है। तो देखो ऐसा हो सकता है क्या दोनों में एक ही अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी प्रेजेंट हो? बोलो मेरे आंसर दो है। अगर मैं एक ग्लास में टैप का वाटर लेके आता हूं, दूसरा ग्लास में रिवर का वाटर लेके आता हूं, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों ही ग्लास में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो? अरे सर ये क्या बात कर रही है, तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि सर कि सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अलग अलग अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लूंगा, शायद तुमको समझाने के लिए। मान लो कि यहाँ पर मेरे को जो पानी का मॉलिक्यूल्स मिला वो 3 मिला, जो कि फालतू बात बोल रहा हूँ मैं, है ना। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वाटर में, ठीक है, एक ग्लास वाटर में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन तुमको एक्सप्लेन कराने के लिए कि यहाँ पर मैंने 3 ले लिया और यहाँ 4, और 4 मैंने क्यों लिया, ये दिखाने के लिए कि ऐसा कंपलसरी नहीं है ना भाई कि दोनों में बराबर मॉलिक्यूल्स हो, एक में ज़्यादा एक में कम हो सकता है इसमें कम हो इसमें ज़्यादा हो। अरे यार बराबर होगा क्या, टोपा ही बैठे हो क्या उधर में? नहीं सर। तो ये लॉ क्या बोलता है सर, अगर हम प्योर केमिकल कंपाउंड ले तो उसके अंदर जो है सेम एलिमेंट होएगा। हाँ, यहाँ ये टैप वाला वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा और रिवर वाला में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। अरे यार टैप वाला में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा और रिवर वाला वाटर जो है उसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। यही तो बोल रहा है ये सेंटेंस भाई, अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट। हाँ सर, प्योर एलिमेंट कंपाउंड जो है प्योर कंपाउंड जो है उसके अंदर सेम एलिमेंट होगा सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, जहां से भी तुम लेके आओ या फिर जैसे भी करके तुम उसका प्रिपरेशन करो, है ना। कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दोनों जो है सर डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। सर कैसे प्रूव कराइए तब मानेंगे? तो देखो ध्यान से, अब बताओ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है, मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो क्लास 10 तुम पास करके आए हो, है ना, क्लास 10 तुम पास करके आए हो तो तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास तो पता होगा। हाँ सर, हाइड्रोजन का ये जो H2 है उसका मास कितना होता है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस ये जो ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16। हाँ सर, और यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल्स है सर, 3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी थोड़ा इधर हटाओ, ऐसे करके लिखते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। हाइड्रोजन और इधर में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है सर, सर एक मॉलिक्यूल्स में से 2 है तो 2 ग्राम, और ऐसा कितना है 1 2 3 इंटू 3, सो टोटल हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है 6 ग्राम। क्या है, समझ में आया? हाँ सर। ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन भी 1 2 3 है सर, तो 3 ऑक्सीजन है इंटू एक ऑक्सीजन का कितना मास है सर, 2 ग्राम लिख देते हैं। एक ऑक्सीजन का जो है वो 16 ग्राम है सर, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना होएगा सर, सर 3 है सर, 6 3 जा 18 है सर, 3 1 जा 3 4 48 ग्राम है सर। अगर मैं इन दोनों का रेशियो फाइंड कर दूं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में बोल रहा है, तो इधर मैं रेशियो फाइंड कर दूं तो कितना होएगा बताओ सर, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। तो यहां जो रेशियो निकल के आया इसमें सर, इसमें जो टैप वाटर में रेशियो जो निकल के आया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास का, वो निकल के आया 1:8। हेलो हेलो, हाँ सर। सर टैप वाटर में जो हाइड्रोजन का मास है और ऑक्सीजन का जो मास है वो कौन सा रेशियो में है, 1:8। बोलो समझ में आया? हाँ सर। अब सेम चीज उधर में करेंगे, इधर आओ रिवर वाला में। सर ये जो रिवर है ना सर, ये जो रिवर है इसमें हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4, सर 4 इंटू एक हाइड्रोजन का कितना है सर 2 ग्राम, तो ये कितना हो जाए 4 2 जा 8 ग्राम हो जाएगा सर, ठीक है। ये किसका बात हो रहा है भाई, ये किसका बात हो रहा है सर?
हाइड्रोजन का बात हो रहा है सर, हाइड्रोजन का बात हो रहा है। और ऑक्सीजन का सर, ऑक्सीजन का बताइए तब मानेंगे सर। ऑक्सीजन में देखो कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है। और एक ऑक्सीजन का कितना है भाई सर, 16 है सर, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझे कि नहीं समझे, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16, 2 ऑक्सीजन का 32 होता है ना। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, 64 ग्राम आएगा, है ना। हाँ सर, अब इसको इस2 कर दो, तो इसमें क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो क्या यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो निकल के आया, क्या वो भी 1:8 में ही निकल के आया सर? यहाँ पर भी 1:8 में निकल रहा है। तुम कहीं से भी वाटर ले आओ, तुम कहीं से भी वाटर ले आओ, जितना क्वांटिटी में ले आओ, एक में एक ट्रक वाटर है सर, दूसरा में 1 गिलास वाटर है। जब तुम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे सर मास में, सर मास में, तो वो डेफिनेट होएगा, इसमें जितना होएगा इसमें भी उतना ही होएगा। तो यही लिखा हुआ है सर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट दैट प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और ये जो है कंबाइंड एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इसको ऐसे करके पढ़ना, प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये तो एलिमेंट जो है वो कहीं से भी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स से आया हुआ है। जो कंपाउंड है सर, जो हमने वाटर लिया वो कहीं से भी ले ले, उसमें जो है एलिमेंट सेम प्रेजेंट होएगा, दोनों सोर्स से निकला हुआ वाटर में सेम एलिमेंट होएगा, और एलिमेंट के बीच का जो रेशियो होएगा मास के हिसाब से डेफिनेट होएगा। तो यहाँ पर भी हमने जो वर्ड यूज किया वो क्या है, मास, है ना। जो फर्स्ट वाला था वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं सर आगे सर, लिमिटेशन देख लेते हैं सर। चलो लिमिटेशन देख लेते हैं, ये वाला समझ में आएगा। हाँ सर, इसमें समझ में आया, लिमिटेशन देखना है और उसके बाद कन्वर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू, ठीक है। लिमिटेशन सर, इसका लिमिटेशन बताइए सर। लिमिटेशन सर देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जितना भी लिमिटेशन होगा उसमें 2 चीज तो आएगा ही आएगा, आइसोटॉप्स। सर कैसे, देखो मान लो मैंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये मैंने लिया एयर से, है ना, और दूसरा CO2 मैंने लिया बना के, कहीं से बनाया मैंने, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड। अरे उसने बोला था ना तुम कहीं से भी ले लो, तो हाँ मैंने ये एयर से लिया, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और ये मैन्युफैक्चर्ड किया CO2, ठीक है सर। तो सोर्स डिफरेंट है ना, हाँ सर सोर्स डिफरेंट है, ये सोर्स A है और ये सोर्स B। सर आपने दूसरा सोर्स काहे लिया, अरे यार यही तो बोला था, इरेस्पेक्टिव तुम कोई भी सोर्स से ले लो, ये चीज तो होना ही होना है। लेकिन यहां देखो क्या होता है, चलो सर यहां पर जो कार्बन है ना सर, मान लीजिए सर यहां पर जो है कार्बन 12 आइसोटॉप्स यूज हुआ है, आइसोटॉप है, और ये जो है 14 कार्बन आइसोटॉप, ठीक है सर। तो यहां पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो होगा, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का मास कितना होता है सर 12, ऑक्सीजन यहां पर कितना है सर 32। सो यहां पर रेशियो क्या निकल के आएगा सर, 12:32। रेशियो करना आता है क्या, डिवाइड करो भाई 2 से, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12। अब ये फिर 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो रेशियो जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3:8 निकल के आया सर। मतलब सर हाँ सर, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है सर वो 3:8 है, ठीक है। और यहां पर क्या निकल के आएगा सर, यहां पर जो कार्बन का मास है वो 14 होएगा, कॉपी कैसे होता है, ऐसे होता है क्या, हाँ चलो सर इसका मास 12 होगा क्या, नहीं, कितना होगा सर 14 होगा। काहे, बिकॉज आई एम यूजिंग कार्बन 14 आइसोटॉप्स ना। तो आइसोटॉप मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट, इसका मास नंबर 14, इसका मास नंबर 12। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा,
सर 2 7 जा, है ना, 2 1 जा 2 1 2 6, तो कितना आया भाई 7:16। तो क्या ये रेशियो और ये रेशियो सेम हुआ? नहीं। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल हो गया बिकॉज दिस टू रेशियोज आर नॉट सेम एज वाज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। काहे? जस्ट बिकॉज यहां पर जो कार्बन का आइसोटॉप्स है वो 12 और यहां पर कार्बन का आइसोटॉप्स वो 14, है ना, 14 आइसोटॉप्स, ये 12 आइसोटॉप्स। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? तो आइसोटॉप्स क्या करा देता है? वो लॉ को फेल करा देता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? टंग टंग कर रहा है भाई? हो रहा है, चलो ठीक है सर। और दूसरा क्या है सर? इसको छोटा कर दे क्या? इसको छोटा कर देने से, अरे यार क्या हो रहा है, इसको छोटा कर देने से इधर में मैं नया कॉन्सेप्ट लिख सकता हूं। ठीक है, तो नया कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्रिक का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इसका STIO, हाँ ये होता है, STOI होता है, ठीक है, STOI स्टोइकियोमेट्रिक। चलो अब ठीक है सर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड मतलब क्या है? देखो तुमको ये पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 सॉलिड स्टेट में। कौन सा सर? क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर। वो बोर्ड से अभी हटा दिया है लेकिन कॉम्पिटिटिव में आता है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली पढ़ना है उसको। तो वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है ना, हमको एक पढ़ने को मिलेगा सर डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नो सब्सटेंस इज perfect, it has one or other imperfection। ठीक है, तो हमें एक चीज पढ़ना होता है डिफेक्ट इन सॉलिड, तो वहां पर निकल के आता है ना। तो सम सब्सटेंस, है ना, तो सम सब्सटेंस, एग्जाम्पल FeO, ये है ना, ये देखे हो कि नहीं देखे हो सर? देखे हैं सर, FeO बोलते हैं सर, आयरन 2 ऑक्साइड। इसका नाम क्या है सर? आयरन 2 ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो होता है रियरली एग्जिस्ट करता है स्टेट में। ओ हो भाइयों, ओ भाइयों क्या बोल दिए सर आप? इट रियरली एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। हमको क्या देखने को मिलता है सर? हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो है वो ऐसे करके एग्जिस्ट करता है, Fe 0.95O या फिर Fe 0.98O। तो कुछ जो है Fe का जो लैटिस है वो गायब होता है, मिसिंग होता है ना। तो कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है हमको, दिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्यों होता है? तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड इज ड्यू टू डिफेक्ट। कुछ डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड बनता है। डिफेक्ट दो टाइप का डिफेक्ट होता है, एक होता है मेटल, इस केस में डिफेक्ट तो बहुत सारा होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना, लेकिन इस केस में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के केस में हमको दो डिफेक्ट देखने को मिलता है। एक मिलता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब एक में मेटल ज्यादा हो जा रहा है और कुछ में कम। इसमें कम है मेटल, देखो 0.95, 1 होना चाहिए ना, Fe1O होना चाहिए, लेकिन Fe1O1 होना चाहिए, लेकिन होता है Fe 0.95O1, Fe 0.98O1। दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट। कुछ मेटल आयन जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होता है, क्योंकि Fe2+ के बदले Fe3+ आकर बैठा होता है। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, वो सॉलिड स्टेट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है।
तो इस केस में भी देखो यहां पर जो रेशियो निकल के आएगा 0.95:1 निकल के आएगा। ये जो है वो होल नंबर में नहीं है, सिंपल नंबर में नहीं है। होल नंबर सिंपल नंबर में नहीं है, होल नंबर सिंपल नंबर में नहीं है। ये ना ही होल नंबर में है ना ही सिंपल है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया है। आज लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे में जो होएगा वो क्या होएगा, कन्वर्ज ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू हो, इसको भी तो करना है भाई। चलो इसको कर लेते हैं, क्या ज़्यादा टाइम हो गया, चलो कर ही लेते हैं। देखो कन्वर्ज ऑफ दिस लॉ इज नॉट ट्रू, कन्वर्ज ऑफ इस लॉ इज नॉट ट्रू मतलब सर जी आपने क्या बोला, सर जी आपने बोला कि जब हम सोर्स ए से कुछ लेंगे, है ना, सोर्स बी से कुछ लेंगे, इसके बीच में जो एलिमेंट है, इसके बीच में जो एलिमेंट है मान लो वाटर, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो सेम होएगा यहां पर जो मिला है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो का। मतलब ये जो रेशियो है और ये जो यहां पर रेशियो मिलेगा वो क्या होएगा, सेम। क्या यही बोले सर? रेशियो किसका? रेशियो ऑफ मास। रेशियो किसका? रेशियो ऑफ मास। अरे यार सुनो ना रे भाई, ओ सुनो सर, आपने ये बोला सर सोर्स ए है, ये सोर्स भी है, यहां से हमने वाटर लिया सर, इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसका रेशियो और यहां पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसका रेशियो ऑफ मास, सर ये दोनों सेम होएगा। कितना निकल के आया था सर? 1:8, 1:8। क्या यही निकल के आया था? हाँ सर। मतलब तुम कहीं से भी एलिमेंट ले लो, सॉरी कहीं से भी कुछ भी सोर्स ले लो, कुछ भी सब्सटेंस ले लो, उन दोनों का बीच का जो एलिमेंट का रेशियो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा सेम। सर मतलब जैसे कि मैंने दो चीज लिया, ठीक है, दो रेशियो लिया दो सब्सटेंस का, इस यहां पर जो है रेशियो ऑफ मास जो है और यहां का जो रेशियो ऑफ मास है सेम है, सेम। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ऊपर में जाऊंगा, यहां पर मैं एक कंपाउंड बनाता हूं CH3O CH3, यहां पर CH3CH2OH। चलो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होएगा, बताओ बेटे इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका होएगा C2H6O। सर इसमें C2H6O। तो देखो क्या इसमें जो है कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन सेम नहीं होगा? सर सेम होगा सर, क्योंकि देखो सेम ही तो फॉर्मूला है। किधर चला जा रहा है भाई? सर सेम ही तो है सर, वो ऐसे करने से उधर चला जाता है। सर सेम ही तो है सर, सर सेम ही तो है, तो रेशियो सेम होएगा। लेकिन क्या ये जो कंपाउंड है वो सेम है? नहीं सर, ये जो है वो अल्कोहल है सर, और ये जो है वो है ईथर, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर तुम कोई भी सेम कंपाउंड को डिफरेंट सोर्स से लाओगे तो उसका रेशियो सेम होएगा, लेकिन अगर रेशियो सेम है तो अगर तुम पीछे जाओगे तो हो सकता है कंपाउंड सेम ना हो। अरे भाइयों क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम कोई सेम, यहां पर क्या लिखा मैंने, सेम कंपाउंड को लेके आओगे तो उसका जो एलिमेंट है उसके बीच का रेशियो देखोगे तो सेम होएगा, सेम। देखो सेम सेम आया, लेकिन यहां पर जब तुम सेम रेशियो वाला कंपाउंड लेके आओगे, उसको पीछे लेके देखोगे कि क्या वो सेम कंपाउंड है, तो सेम नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो तुमको एग्जाम में घुमा देगा कि देखो भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो बोलता है वो सही है क्या? तुम बोलोगे हाँ सही है। क्या हम उसको अगर उल्टा तरीके से लेके जाएंगे, पीछे से लेके जाएंगे, तो वो भी हमेशा सही होगा? तुम बोलोगे अगर सीधा से सही है तो पीछे से भी सही होगा ना सर, रेशियो सेम है तो ऊपर में जाओगे तो कंपाउंड भी तुमको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ आइसोमर्स। तो यहां लिख सकते हैं एज
for isomers as for isomers reverse of this law is not true, क्योंकि आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकता है ना भाई। ठीक है, चलो शायद तुमको समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।